आइए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत सीधे उस चौंकाने वाली हेडलाइन से करते हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। अमेरिका ने यूरोप से अपनी सैन्य सुरक्षा वापस लेने की धमकी दी है और यकीन मानिए इसके प्रभाव बहुत बहुत गहरे हैं। इस पूरे विवाद की जड़ है हाल ही में दी गई एक बहुत बड़ी चेतावनी। अमेरिका कह रहा है कि वो जर्मनी से अपने 5000 सैनिकों को वापस बुला लेगा। और बात सिर्फ जर्मनी तक ही नहीं रुकी है, इटली और स्पेन को भी कुछ ऐसी ही धमकियां मिली हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कल को रूस हमला करता है तो ये देश अपनी रक्षा खुद करें। दशकों पुराने वैश्विक सुरक्षा ढांचे पर यह कोई छोटा मोटा वार नहीं है, बल्कि एक सीधा प्रहार है। आखिर इतना बड़ा भू राजनीतिक बदलाव क्यों हो रहा है? इसे समझने के लिए हमें इसके 4 मुख्य पहलुओं को देखना होगा। 1. कूटनीतिक ताना, यूरोप का गहराता आर्थिक संकट, इस गठबंधन का इतिहास और अंत में यूरोप की भविष्य की रणनीति। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस कूटनीतिक ताने और विवाद की। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप के इस संकट की तात्कालिक चिंगारी असल में यूरोप में नहीं बल्कि वहां से बहुत दूर भड़की थी। और ये चिंगारी उठी इस्लामाबाद में। हुआ यूं कि अप्रैल में इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता होनी थी। जेडी वेंस, कुशनर और विटकॉफ जैसे बड़े नामों वाला अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा, लेकिन शुरुआती बातचीत पूरी तरह से बेनतीजा रही। मामला तब और बिगड़ गया जब ईरान ने दूसरी बैठक करने से ही साफ इनकार कर दिया। मजबूरन अमेरिका को अपना दौरा रद्द करना पड़ा। कूटनीतिक स्तर पर यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मार्स ने इस विफलता पर सार्वजनिक रूप से अमेरिका का मजाक उड़ा दिया। उन्होंने खुलेआम कहा कि ईरान के नेतृत्व ने अमेरिका को अपमानित किया है। एक तरह से उन्होंने ईरान की बातचीत की रणनीति की तारीफ कर दी और जाहिर है इस बात ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन को बुरी तरह नाराज कर दिया। लेकिन रुकिए, क्या ये सारा तनाव सिर्फ एक तीखी टिप्पणी का नतीजा है? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं हमारे दूसरे पहलू पर, जर्मनी का गहराता आर्थिक संकट। जर्मनी की हताशा की असली वजह कुछ और ही है। असल में ये परेशानी उस भारी आर्थिक नुकसान से जुड़ी है जो अमेरिका के बदलते गठबंधनों के कारण जर्मनी को उठाना पड़ रहा है। देखिए, अमेरिका के भारी दबाव में आकर जर्मनी ने यूक्रेन युद्ध के चलते सस्ती रूसी गैस लेना बंद कर दिया। उन्हें लगा था कि वे खाड़ी देशों से तेल मंगा लेंगे, लेकिन अब क्या हुआ? अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का रास्ता भी अवरुद्ध हो गया। मतलब आज जर्मनी एक ऐसे दोराहे पर है जहां उसकी ऊर्जा आपूर्ति के दोनों सबसे प्रमुख रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके हैं। और इसका नतीजा एक अपंग और संघर्ष करती हुई जर्मन अर्थव्यवस्था। देश में ईंधन और उर्वरकों की भारी कमी हो गई है, क्योंकि उर्वरक तो सीधे तौर पर पेट्रोलियम से ही बनते हैं ना। इसका असर इतना भयानक है कि देश की आर्थिक विकास दर सचमुच आधी रह गई है। लुफ्थांसा कैसी बड़ी एयरलाइन को महंगा ईंधन होने की वजह से अपनी उड़ानें कम करनी पड़ी हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि जर्मनी को अगले 4 सालों तक अभूतपूर्व राष्ट्रीय कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस संकट की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि यूरोपीय संघ के अपने अनुमान के मुताबिक इन नाकाबंदियों और कूटनीतिक तनावों के कारण उन्हें हर रोज 500 मिलियन यूरो यानी लगभग 566 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है हर एक दिन। ये एक ऐसा वित्तीय घाव है जिसे कोई भी अर्थव्यवस्था लंबे समय तक नहीं झेल सकती। अब तीसरे पहलू की ओर बढ़ते हैं, इतिहास। ये सारे घटनाक्रम आज के इस सैनिकों की वापसी वाली धमकी से कैसे जुड़ते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के समय में जाना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने पराजित देशों में भारी संख्या में अपने सैनिक तैनात किए थे। अमेरिका ने वादा किया था कि अगर ये देश निशस्त्रीकरण अपना लेते हैं तो अमेरिका उनकी रक्षा करेगा। यही कारण है कि आज इतने दशकों बाद भी जापान में लगभग 53,000 और जर्मनी में 33,000 से 36,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। शीत युद्ध के दौरान इस सैन्य मौजूदगी को नाटो के पारस्परिक रक्षा समझौते के तहत और मजबूत किया गया। मकसद था सोवियत और बाद में रूसी आक्रामकता को रोकना। नाटो का अनुच्छेद 5 इसी सुरक्षा की गारंटी देता है, यानी एक पर हमला सब पर हमला। ये इस पूरे गठबंधन की रीढ़ है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी विडंबना क्या है पता है? अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि ये कोई एक तरफा एहसान नहीं है। जर्मनी पूरे यूरोप और अफ्रीका में सभी अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कमांड हब का काम करता है। विस्बाटन में अमेरिकी सेना के यूरोपीय और अफ्रीकी कमान के मुख्यालय हैं और लैंड्स टू हल में तो अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अस्पताल ही मौजूद है।
इसीलिए अगर अमेरिका केवल कूटनीतिक गुस्से में आकर इन 5000 सैनिकों को वापस बुलाता है तो ये खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। ये फैसला जितना जर्मनी की सुरक्षा को कमजोर करेगा, उतना ही यूरोप और अफ्रीका में अमेरिका की अपनी सैन्य रसद और संचालन क्षमता को भी पंगु बना देगा। और यही बात हमें हमारे चौथे और आखिरी पहलू तक लाती है, यूरोप की भविष्य की स्वतंत्र रणनीति। इस बढ़ती अस्थिरता और लगातार हो रहे आर्थिक नुकसान को देखते हुए यूरोप अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। जर्मनी और उसके सहयोगियों ने ईरान के खिलाफ किसी भी अमेरिकी युद्ध का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बजाय वे एक नया रास्ता आजमा रहे हैं। वे भारत जैसे देशों सहित अन्य वैश्विक शक्तियों को एक साथ ला रहे हैं। उनकी योजना ये है कि वे होर्मुज जल डमरू मध्य से अपने वाणिज्यिक जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए बिना अमेरिका की मदद के अपनी स्वतंत्र यूरोपीय सेना तैनात करेंगे। वैसे देखा जाए तो सैनिकों की वापसी की धमकियां पहले भी दी गई हैं। जैसे पिछली सरकार के दौरान 12,000 सैनिकों को वापस बुलाने की धमकी दी गई थी, जिसे बाद वाले प्रशासन ने पलट दिया था। लेकिन ये जो बार बार का टकराव और अस्थिरता है ना, ये आपसी विश्वास को हमेशा के लिए तोड़ रही है। और इस पूरी खींचतान का असली विजेता कौन है? भू राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और यूरोप की इस अंदरूनी कलह का सबसे बड़ा फायदा व्लादिमीर पुतिन को हो रहा है। जब पश्चिमी एकता कमजोर होती है और ये देश आपस में ही उलझते हैं, तो रूस को वैश्विक मंच पर अपने आप ही एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बेहद गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम वाकई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की उस विश्व व्यवस्था को ढहते हुए देख रहे हैं, जिसने दशकों तक पश्चिमी दुनिया को जोड़े रखा था? इन बदलती नीतियों का भविष्य क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, ये सिर्फ एक साधारण हेडलाइन नहीं है, बल्कि दुनिया के बदलते नक्शे की साफ आहट है।